हेलो एवरीवन, आई एम सुरेंद्र मौर्य। आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम ग्रुप टू सब ग्रुप फोर के जो 20 अप्रैल 2018 में जो सेकंड शिफ्ट में 3 बजे जो पेपर हुआ था उसका हम एनालिसिस करने वाले हैं। इसमें जितने भी कंप्यूटर के क्वेश्चन आए हुए हैं वो पूरा हम देखेंगे और उसको हम एनालिसिस करने की एनालिसिस करेंगे ताकि एक अच्छा हमारा जो बैकग्राउंड है कंप्यूटर में वो तैयार हो पाए। इसके पहले भी हमने ये हमारा तीसरा पेपर है। इसके पहले के दो वीडियो जिसमें हम प्रीवियस टू पेपर डिस्कस कर चुके हैं। यदि आपने उनको नहीं देखा है तो आप एक बार उनको भी देख लीजिए ताकि आपका बेस और अच्छा हो पाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन हमें दिया है, द बेलो आइकन इज यूज्ड इन एम एस एक्सेल। अब देखिए हम अभी तक जो भी हमने देखा है तो सबसे ज्यादा एक्सेल और जो कंप्यूटर में जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है उससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछ रहा है। तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए क्योंकि देखिए मतलब कुछ होते हैं फेवरेट टॉपिक हो जाते हैं एग्जामिनर के जो बार बार अगेन वहां से जरूर क्वेश्चन आते हैं। तो ये एम एस एक्सेल में ये एक आइकन दिया हुआ है, ये आइकन दिया है तो ये पूछा कि किसका आइकन बना हुआ है। तो ये जैसे कि आप देख रहे हो जेड लिखा है और ए लिखा हुआ है। तो हमारे एक्सेल में एक ऑप्शन होता है सॉर्टिंग। जिस सॉर्टिंग मतलब जो नंबर दिए हुए उसे ए टू जेड या फिर जेड टू ए या फिर ए 1 2 3 4 इस में हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हम इसे जमा सकते हैं। तो ये उसी का आइकन है। अब जैसे जेड टू ए लिखा है तो जेड मतलब ये जेड से स्टार्ट करेंगे और ए से ए में जाके रुकेंगे। तो ये लगभग हमारा होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। और डिसेंडिंग ऑर्डर किसमें होता है? सॉर्ट में होता है। तो इसमें जो सेकंड ऑप्शन जो दिया हुआ है सॉर्ट टेक्स्ट इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ये इसका सिंबल बना हुआ है। ठीक है। तो असेंडिंग ऑर्डर इसमें यदि ए ऊपर होता और जेड नीचे होता तो क्या होता? तो फिर फर्स्ट ऑप्शन सही होता, सॉर्ट टेक्स्ट इन असेंडिंग ऑर्डर। फिर ये असेंडिंग ऑर्डर में होते। ठीक है। तो इसके बाद थर्ड ऑप्शन दिया है, कन्वर्ट टेक्स्ट केस फ्रॉम अपर टू लोअर। नहीं, ये एक्सेल में होता नहीं, ये वर्ड में होता है। अपर को लोअर और लोअर को अपर, ये दोनों तीसरा और चौथा ऑप्शन ये एक्सेल में इस प्रकार का नहीं होता, ये वर्ड में होता है। तो ये दोनों इसमें से जो सेकंड ऑप्शन है ये हमारा राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें टोटल 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पूरे 25 क्वेश्चन को हमें एनालिसिस करना है और सिर्फ हमें उसका सही आंसर बस नहीं जानना है, हमें जो बाकी के भी जो आंसर दिए हुए हैं, बाकी के जो ऑप्शन दिए हैं उसके बारे में भी हमें जानना है क्योंकि क्वेश्चन रिपीट नहीं होंगे बट ऑप्शन रिपीट हो सकते हैं, मेथड रिपीट हो सकती है। इसके बाद नीचे दिए गए एमएस एक्सेल शीट में एक सूत्र सम A5 सेमीकोलन C5 D5 E5 निम्न परिणाम देगा। सेम क्वेश्चन जो हमने मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर अटेम्प्ट किया था, सेम क्वेश्चन आया हुआ था। बस एक अंतर था जो कि मैंने आपको पहले बताया था कि इस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है। अब देखिए यहाँ पे आपको एक रेंज दिया हुआ है A5 B5 C5 D5। और यहाँ पे आप देखिए ध्यान से देखेंगे तो आपको क्या क्या बोला है? A5 बोला है, यहाँ पे B5 नहीं है। ये जो B5 है इसको इसने नहीं दिया हुआ है। तो A5 C5 D5 E5 एग्जैक्ट यही पैटर्न मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पे अब आपको ये क्या पूछा है? सम। यदि आप सम करेंगे किसको सम करेंगे? A5 C5 D5 E5। तो ये एक से एक। तो सम एक्सेल में एक फॉर्मूला होता है जो कि संख्याओं को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? हम जब ये जो हमें एड्रेस दिए हुए हैं इनमें जो नंबर्स लिखे हुए हैं, इनको हमें सम करना है। जो सम करने के बाद जो भी हमारा नंबर आएगा वो हमारा आंसर होगा। तो सम कर लेते हैं। A5 25, इसमें भी 25, मतलब ये चारों को हम ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 100। तो इसका आंसर हो जाएगा 100। इन सबको आप सम करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 100। इसमें यदि एक और गायब कर देता है यहाँ से, मान लो ये C5 भी यहाँ पे नहीं होता तो आंसर आ जाता 75। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को बड़े आराम से मॉडिफाई किया जा सकता है, तो इसका भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन, when we delete any file using delete key only the file goes to। देखिए इसमें क्या है कि आपसे पूछा कि आपके कंप्यूटर में कुछ आपने सिर्फ आपने सेलेक्ट किया है, सिर्फ डिलीट की बटन यदि आपने दबाई है तो फाइल कहाँ पे जाएगी, कहाँ पे जाके वो रहेगी। तो चार ऑप्शन है, डाउनलोड, रिसाइकल बिन, नेटवर्क, नेबरहुड एंड माई कंप्यूटर। तो देखिए डाउनलोड्स क्या होता है? डाउनलोड में हम जो भी फाइल को डाउनलोड करते हैं, चाहे वो इंटरनेट से हो या फिर व्हाट्सएप वगैरह को हम लॉगिन करके करें, जब हम फाइल को डाउनलोड कर रहे हैं तो वो बाय डिफॉल्ट डाउनलोड्स का नाम का एक फोल्डर होता है, वहां पे जाती है। इसके बाद नेटवर्क नेबरहुड, ये है जब हम नेटवर्किंग से संबंधित कुछ काम करते हैं तो नेटवर्क नेबरहुड में जाते हैं, वहां पे हम देखते हैं हमारा कनेक्शन सही से कनेक्ट है, सभी कौन से कनेक्शन, ये सब देखने के लिए नेटवर्क नेबरहुड होता है। माई कंप्यूटर क्या होता है? माई कंप्यूटर बेसिकली, माई कंप्यूटर आइकन हमारे डेस्कटॉप में होता है, हम डबल क्लिक करेंगे तो कंप्यूटर में सारे जो भी डिस्क है, कितनी स्पेस है, क्या क्या ड्राइव है, वो सारे ओपन हो जाते हैं।
इस तो डाउनलोड भी नहीं है, नेटवर्क नेबरहुड भी नहीं है, माई कंप्यूटर भी नहीं है। तो एक ऑप्शन बच गया हमारे पास, रिसाइकल बिन। तो रिसाइकल बिन इसका सही आंसर है। जब हम फाइल को डिलीट करते हैं, सिर्फ डिलीट की बटन दबाने से जब हम डिलीट करते हैं तो रिसाइकल बिन में जाती है। रिसाइकल बिन में जाने के बाद यदि फाइल को हमने गलती से डिलीट किया हुआ है तो हम उसे रिकवर भी कर सकते हैं। बट यदि यहीं पे यदि आप डिलीट नहीं, सिर्फ आप इसको शिफ्ट के साथ यदि डिलीट करते, शिफ्ट भी दबाते हो डिलीट भी दबाते, तो फाइल आपकी परमानेंट डिलीट हो जाती, फिर आप उसे रिकवर नहीं कर पाते। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे पूछा था सिर्फ डिलीट की बटन दबा रहे हैं तो कहाँ जाएगी, तो रिसाइकल बिन में जाएगी। यदि आप शिफ्ट के साथ डिलीट दबाएंगे तो फिर रिसाइकल बिन में भी नहीं जाएगी, वो डायरेक्ट कंप्यूटर से आपकी डिलीट हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द फॉलोइंग फॉन्ट स्टाइल हैज बीन अप्लाइड टू दिस टेक्स्ट। यहाँ पे एक टेक्स्ट दिया हुआ है और आपको कौन सा इसमें फॉन्ट स्टाइल लगाया गया है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए एक नॉर्मल टेक्स्ट है, जैसे ये एक नॉर्मल टेक्स्ट है, यहाँ पे लिखा है रघु इज माई बेस्ट फ्रेंड। तो इस टेक्स्ट के नीचे ये अंडरलाइन आ गई है, सिर्फ और भी ज्यादा कोई और डिफरेंस दिख नहीं रहा है, नीचे सिर्फ अंडरलाइन है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं अंडरलाइन दिया है, बोल्ड दिया है, इटैलिक एंड बोल्ड दिया है और इटैलिक दिया है। तो बोल्ड में क्या होता है, जो टेक्स्ट होते हैं हमारे वो और थोड़ा सा मोटे हो जाते हैं, थोड़ा सा और बड़े अक्षर में हो जाता है। तो बोल्ड जैसा ये दिख नहीं रहा है। इटैलिक में हमारा जो टेक्स्ट होता है वो हल्का सा टिल्ट हो जाता है, झुक जाता है। तो ये इटैलिक भी नहीं है, सिर्फ इसमें अंडरलाइन दिख रही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दैट विल बी अंडरलाइन, कि इसमें अंडरलाइन का अडॉप्ट किया गया है, अंडरलाइन लगाया गया है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्वेश्चन में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर्मेट ऑफ ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस का सही फॉर्मेट क्या है? तो पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बिल्कुल बताया था कि ईमेल का जो सही फॉर्मेट होता है, तो सबसे पहले हम यूजर नेम लगाते हैं, फिर एट द रेट साइन का इस्तेमाल किया जाता है, उसके बाद सर्विस प्रोवाइडर का नाम लगाया जाता है, फिर डॉट कॉम या डॉट इन का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे इस प्रकार से जो फॉर्मेट, तो उस प्रकार का फॉर्मेट जिसमें भी होगा वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है, यहाँ पे राजेश दिया है, ये कोई भी नाम हो सकता है, सर्विस यूजर नेम कुछ भी हो सकता है, rajesh@pmt.com। तो ये सही लग रहा है अभी। तो बाकी ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे दो एट द रेट साइन है, तो ये मतलब ये दोनों गलत है, ये दो एट द रेट साइन नहीं होते हैं। यहाँ पे कोई भी एट द रेट साइन नहीं है, तो ये भी हमारा गलत आंसर है, ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। इसमें डब्ल्यू 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 का प्रयोग किया गया, तो ये भी हमारा सही आंसर नहीं है। तो जैसा कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही दिख रहा है, rajesh@pmt.com, तो दिस इज द राइट ईमेल एड्रेस फॉर्मेट, ये हमारा सही फॉर्मेट है। ठीक है, फॉर्मेट का आप ध्यान रखें, कोई भी यहाँ पे नाम हो सकता है, कोई भी यहाँ पे pmp.com की जगह कुछ भी नाम हो सकता है, आपको फॉर्मेट को ध्यान रखना है। आइए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाउ डू यू सेलेक्ट अ सिंगल वर्ड बाय क्लिकिंग इट इन एमएस वर्ड। आप एमएस वर्ड में किसी वर्ड को कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं? तो सिंपल से आप एमएस वर्ड में आप शॉर्टकट की सेलेक्ट करने की कंट्रोल ए होती है। इसके अलावा माउस को ड्रैग करके भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको एक वर्ड, एक लाइन, एक पैराग्राफ सेलेक्ट करना है, तो आप उस टेक्स्ट के ऊपर दो बार यदि आप क्लिक कर दें, दो बार क्लिक करने से भी वो जो वर्ड है या टेक्स्ट है या इमेज है वो सेलेक्ट हो जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा दिया हुआ है ट्वाइस। ठीक है, तीन बार सेलेक्ट नहीं होता है, एक बार करने से तो कुछ भी नहीं होता है। ट्वाइस सेलेक्ट हम उसमें क्लिक करेंगे तो सेलेक्ट हो जाता है, फोर टाइप नहीं होता है। तो यदि हमें किसी टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है तो हम उस पर दो बार क्लिक करेंगे तो सेलेक्ट वो हो जाता है। तो इसका आंसर है ट्वाइस। नहीं, आगे बढ़ते हैं। स्पीकर इज डिवाइस। अब यहाँ पे एक इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, मेमोरी डिवाइस है ना, ये कुछ ऑप्शन हमें दिए हुए। तो स्पीकर कौन सी डिवाइस है हमें पूछा हुआ है। तो स्पीकर क्या होते हैं, जब हमें गाने सुनते हैं, तो जब हम कोई सॉन्ग या वीडियो प्ले करते हैं तो उसका जो वॉइस का जो आउटपुट है उससे वो हमें स्पीकर के द्वारा मिलता है। तो सीधे से हमें क्या मिल रहा है, एक आउटपुट मिल रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आउटपुट। स्पीकर हमारी एक आउटपुट डिवाइस है। इसमें मेमोरी डिवाइस नहीं, मेमोरी डिवाइस क्या होती है, जिसमें हम डेटा को सेव करके रखते हैं। इनपुट डिवाइस वो डिवाइस होती है जिसमें हम, जिसके द्वारा हम डेटा को फीड करते हैं कंप्यूटर में। और कंट्रोल यूनिट के द्वारा जो भी हमारे कंप्यूटर में ऑपरेशन हो रहे हैं वहां से कंट्रोलिंग होती है। तो स्पीकर एक क्या है, हमारी आउटपुट डिवाइस है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एंड आउटपुट। चलिए आगे बढ़ते हैं। What is the extension of MS PowerPoint version 2010 फाइल्स? MS एक्सटेंशन नेम पूछ रहा है, तो एक्सटेंशन नेम दिए पिछले बार भी पूछ चुका है, लगभग हर बार ये ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो एक्सटेंशन नेम क्या होते हैं, जैसे हमारा जिस प्रकार से हम, हमारा एक मेन नेम होता है, एक फर्स्ट नेम होता है और एक सरनेम होता है। तो फर्स्ट नेम हम हमारे हिसाब से कुछ भी रख सकते हैं, बट जो सर नेम है वो हमारे मतलब जो पेरेंट है या फिर जो जिस प्रकार से हमारे एंसेस्टर्स आ रहे हैं उसके हिसाब से हम रखते हैं।
तो उसी प्रकार से जब हम कंप्यूटर में कोई फाइल को सेव करते हैं तो दो नाम उसमें दिए जाते हैं। एक तो हम देते हैं जिस नाम से हम उस फाइल को सेव करते हैं, और एक कंप्यूटर खुद अपने पहचान के लिए देता है कि किस प्रकार की फाइल है। तो आपको मैं एक्सटेंशन नेम यहाँ पे एक बार और मैं अच्छे से बता देता हूँ कि किस किस प्रकार के एक्सटेंशन नेम होते हैं, तो जो कि जनरली यहाँ पे पूछा जा सकता है। तो जब आप वर्ड में काम करते हैं, ठीक है, आप वर्ड में काम कर रहे हैं, तो उस वहां पे जब आप फाइल को सेव करते हैं तो उसका जो एक्सटेंशन नेम होता है वो होता है डॉट डीओसी। .docx, ये होता है हमारी वर्ड फाइल का एक्सटेंशन। जब आप एक्सेल में काम करते हैं, एमएस एक्सेल में जब आप काम कर रहे होते हैं, वहां पे आप जब फाइल बनाते हैं तो उसका जो एक्सटेंशन होता है वो होता है हमारा .xlsx। ये हमारे एक्सेल फाइल का होता है। और जब हम पावर पॉइंट में काम कर रहे होते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे काम कर रहे होते हैं, तो वहां पे जब हम फाइल बनाते हैं तो वहां पे हमारे फाइल का एक्सटेंशन होता है .pptx। ये हमारे पावर पॉइंट का एक्सटेंशन होता है। इसी प्रकार से यदि हम डीबीएमएस में काम कर रहे होते हैं तो .db इस प्रकार से होता है। आप इमेज फाइल में काम कर रहे होते हैं तो .bmp इस प्रकार की फाइल होती हैं। तो बट ये तीन फॉर्मेट आपको, ये तीन एक्सटेंशन आपको मेन ध्यान रखना, क्योंकि ये अब पिछले बार भी पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे आप देखिए पीपीटी का, यहाँ पे हमसे पावर पॉइंट का पूछ रहे हैं, तो पीपीटी का एक्सटेंशन क्या हो जाएगा, .pptx। तो यहाँ पे आप देख लीजिए ऑप्शन कौन सा है, तो पहला ऑप्शन ये नहीं है, सेकंड ऑप्शन .pptx, हाँ यही सही है, तो सेकंड ऑप्शन हमारा सही आंसर है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। What is to be used to add text in MS PowerPoint slide? जब हमें MS PowerPoint में स्लाइड में टेक्स्ट ऐड करना है तो किसका प्रयोग किया जाएगा? तो यहाँ पे हमारा नोट बॉक्स नहीं, नोट बॉक्स जैसा कुछ नहीं होता है एमएस पावर पॉइंट में। कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स तो जब हम कोई पिक्चर को इंसर्ट करते हैं तो यदि हमें उस पिक्चर में कुछ लिखना है तो हम कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करेंगे। टेक्स्ट बॉक्स, हाँ बिल्कुल टेक्स्ट बॉक्स होता है यहाँ पे। जो कमेंट बॉक्स भी नहीं, ये टेक्स्ट बॉक्स के नाम से ही जाना जाता है। ये हमें पिक्चर में कुछ लिखना है या फिर हमें स्लाइड में टेक्स्ट ऐड करना है तो हम टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट करते हैं। टेक्स्ट लेयर नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, तो सारे ऑप्शन ये गलत है। जो थर्ड ऑप्शन हमारा टेक्स्ट बॉक्स है ये हमारा सही आंसर है। इसका इस्तेमाल हम करते हैं हमारे एमएस पावर पॉइंट में टेक्स्ट को ऐड करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कट इंफॉर्मेशन? इस यहाँ पे कुछ आपको दिया गया है, कुछ स्टेप्स दी गई है, और इस किस स्टेप के द्वारा ये कट नहीं होगा वो हमें बताना है। तो सबसे पहला दिया सिलेक्टिंग टेक्स्ट एंड राइट क्लिक एंड कट। तो आप मतलब क्या कर रहे हैं, आप सेलेक्ट कर रहे हैं टेक्स्ट को और उसमें राइट क्लिक कर रहे हैं और टेक्स्ट में कट बटन प्रेस कर रहे हैं। तो ठीक है, यदि आप ऐसा करेंगे तो टेक्स्ट कट हो जाएगा, मतलब सेलेक्ट करेंगे और कट प्रेस करें तो कट हो जाएगा। तो ये हमारा सही ऑप्शन है, प्रेसिंग कंट्रोल एक्स से आप क्लिक ऑन कट बटन, हम कट बटन पे क्लिक कर रहे हैं तो कट बटन पर क्लिक करने से हाँ कट हो जाएगा। आपने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया है, कट बटन पे आप क्लिक करेंगे तो ये कट हो जाएगा। तो हमारा जो सही आंसर है वो है हमारा आंसर थर्ड। आप कंट्रोल सी करेंगे तो ये कट नहीं होगा, वो कॉपी हो जाएगा। ठीक है, और यही हमसे पूछा गया था कि विल नॉट कट द इन्फॉर्मेशन। तो आपको यदि कट द इन्फॉर्मेशन होता तो तीनों आंसर ये सही होते, फिर थर्ड वाला आंसर ये गलत हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेम्परेरी स्टोरेज मीडिया? निम्नलिखित में से कौन सा एक टेम्परेरी स्टोरेज मीडिया है? टेम्परेरी डेटा को कहाँ पे सेव किया जाता है? तो यहाँ पे रैम, रोम, हार्ड डिस्क और पेन ड्राइव दिया हुआ है। तो इसका फुल फॉर्म भी मैं आपको बता देता हूँ। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, हार्ड डिस्क एचडी को बोल सकते हैं, पीडी पेन ड्राइव। तो यहाँ पे बोला टेम्परेरी, आप टेम्परेरी स्टोरेज मीडिया कौन सी है? तो देखिए रैम क्या काम करती है, जब हम कंप्यूटर में काम कर रहे होते हैं और कुछ हम जो टेम्परेरी फाइल, जो हम यदि हम इंटरनेट ब्राउज कर रहे हैं तो कुकीज जो डाउनलोड होती है वो रैम में जाके सेव होती है। यदि हम कट कॉपी पेस्ट करते हैं तो वो भी जाके रैम में सेव होती है। तो जब तक कंप्यूटर काम कर रहा होता है तब तक रैम एक्टिव होती है, उसके बाद वो एक्टिव नहीं होती है और आराम से उसका कोई काम नहीं होता है। तो रैम एक ऐसी मेमोरी है जो कि एक टेम्परेरी मेमोरी की तरह ही काम करती है। तो इसका सही आंसर रैम है हमारा यहाँ पे। तो इसका सही आंसर रैम है। इसके अलावा जो रोम है, रीड ओनली मेमोरी, इसमें कंप्यूटर में जो हमारे हार्डवेयर लगे होते हैं, सॉफ्टवेयर लगे होते हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइस लगी होती है, तो उसमें क्या, उनसे क्या काम करना है, इनपुट आउटपुट डिवाइस को क्या इंस्ट्रक्शन देने हैं, वो सारा रोम में सेव होता है। ये पिछले बार पूछा गया था। हार्ड डिस्क में हम जो डेटा सेव करते हैं वो हमारी मतलब लगभग हम एक लंबे समय तक के लिए हम सेव कर सकते हैं। तो टेम्परेरी नहीं, ये लगभग हम एक परमानेंट टाइप से हम 1 साल 2 साल जब तक हम चाहें हार्ड डिस्क में डेटा को हम सेव करके
रख सकते हैं। पेन ड्राइव में भी डेटा को हम सेव करके रखते हैं, और एक लंबे ड्यूरेशन के लिए हम पेन ड्राइव में भी डेटा को सेव करके ट्रांसफर करके रख सकते हैं। तो हमारा जो सही ऑप्शन है रैम, रैम में एक टेम्परेरी स्टोरेज मीडिया है, वहां पे कुछ समय के लिए